नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों पर एक निगाह डालते हैं। श्रीलंका में 5 भारतीयों को मौत की सजा। भारत ने कहा मछुआरे बेकसूर, कानूनी तरीके से उठाएंगे मुद्दा। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी शिवसेना। सरकार में शामिल होने को लेकर बातचीत बेनतीजा। 1984 के दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। केंद्र का सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद और नक्सल हमलों के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने का ऐलान। केंद्र सरकार का सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान। गैर योजना खर्च में 10% की कटौती से शुरुआत। अधिकारियों को पहले दर्जे में हवाई यात्रा पर रोक। दिल्ली में सरकार की संभावना तलाशने के लिए 12 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक दलों से उपराज्यपाल की बातचीत सकारात्मक कदम। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। महाराष्ट्र में बीजेपी की नई सरकार में फिलहाल शिवसेना शामिल नहीं होगी। इतना ही नहीं, शिवसेना के नेता शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। वहीं बीजेपी ने सरकार को बाहर से समर्थन देने की एनसीपी की पेशकश को मंजूर कर लिया है। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुक्रवार को बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि इसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना का कोई भी नेता शपथ नहीं लेगा। इससे पहले बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ अपने घर में बैठक बुलाई। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए अल्पमत सरकार चलाने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि उसे एनसीपी के बाहर से समर्थन लेने पर कोई ऐतराज नहीं है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास में जो पार्टी साथ देना चाहती है, बीजेपी उसका स्वागत करेगी। जैसा कि हमने बताया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अपने संख्या और अपनी ताकत पर शपथ ग्रहण समारोह हो। राजनीतिक प्रक्रिया में ये आवश्यक है कि सामान्य रूप से जब लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व हो, परिणाम आए, उसमें सभी राजनीतिक दल को परंपराओं के अनुकूल निमंत्रण दिया जाता है सरकारी तौर पर। मुझे विश्वास है कि बड़े पर्व में सब सम्मिलित होंगे। इस बीच मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा है, मगर शिवसेना इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो रही है। बावजूद इसके क्या दोनों का संबंध बना रहेगा या नहीं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अनंत बगैतकर, जो कि सकाल अखबार के ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनंत जी। पहला सवाल तो यही है कि अभी तक शिवसेना ने पूरी तरह से किनारा करने की बात नहीं कही है, तो क्या ये दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है बीजेपी और शिवसेना की, या फिर वाकई एक परमानेंट तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों? मुझे लगता है कि परमानेंट तलाक की तरफ ही दोनों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज रात को एक बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बीच एक बैठक होने की अपेक्षा थी और वो रद्द कर दी गई है मुंबई में। और दूसरी बात, आज देवेंद्र फडणवीस यहाँ दिल्ली में आए थे। उन्होंने अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब से बातचीत भी की और उसमें शिवसेना का मुद्दा काफ़ी उस पर हावी रहा, लेकिन वो भी बेनतीजा, उसमें कुछ नतीजा निकल नहीं पाया कि शिवसेना के साथ क्या करना चाहिए। मतलब बीजेपी भी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि शिवसेना के साथ क्या करना चाहिए? नहीं, बीजेपी ने तो मुझे लगता है कि अपने हाथ झाड़ दिए हैं कि शिवसेना का कुछ ज़्यादा ये नहीं है। एक तो उनको एनसीपी की तरफ से अपने आप समर्थन मिल रहा है, तो वैसे भी कोई समस्या उनके सामने खड़ी नहीं होगी जब वो अपना बहुमत मतलब फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करने की बात कहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो क्या उसके साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है, या फिर वो अल्पमत की सरकार में बनाने में ज्यादा विश्वास मुझे लगता है कि फिलहाल तो वो अपने ही सरकार चलाएंगे। एनसीपी के साथ किस तरह से रिश्ते विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद ही तय होगा। खैर, आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता किस तरह का रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि हम अपमानित हुए, हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या ये जो अपमान का या ह्यूमिलिएशन का सिलसिला है, ये दो तरफा है, दोनों की तरफ से चल रहा है या एक तरफा है? नहीं, ये दोनों तरफ से है। अगर आपको याद होगा कि
प्रचार के दौरान शिवसेना की तरफ से जिस तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले हुए, जिस तरह से आलोचना की गई, अफजल खान की उपमा उनको दे दी गई, फिर उनके पिताजी के बारे में भी कुछ असभ्य टिप्पणियां की गई, तो मुझे लगता है कि वो जो है कि वो बीजेपी के मन में या दिल में कहीं ना कहीं बैठ गया है। क्योंकि अगर कुछ मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के, उन्होंने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि पहले शिवसेना उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगे। मुझे लगता है कि उसके बाद ही शिवसेना की तरफ से अपना रुख कड़ा कर दिया गया नहीं, है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि शिवसेना के नेता प्रधानमंत्री की पार्टी में भी आए और जी। और अभी तक भी उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। शिवसेना की तरफ से आज भी वो सिर्फ कल के शपथ विधि समारोह में भाग नहीं लेने वाले। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम संबंध तोड़ना चाहते हैं या आगे बातचीत नहीं होगी। उन्होंने वो गुंजाइश एक अभी भी रखी है कि कुछ बातचीत हो या सपोर्ट के बारे में जो कुछ है, लेकिन मतलब शिवसेना संबंध तोड़ने के बारे में भी नहीं सोच रही है, लेकिन सम्मान के साथ संबंध चाहती है। और इस पूरे मामले में बीजेपी का मूल उद्देश्य क्या है? इस पूरे बार्गेन में दरअसल बीजेपी क्या हासिल कर रही है? देखिए, बीजेपी का उद्देश्य बहुत ही साफ है। महाराष्ट्र में वो अकेले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में वो अपने बलबूते के ऊपर ही अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। उनको 120 सीटें 123 सीटें तो मिल ही गई है, और जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं उससे तो उनको वो बहुमत के आंकड़े के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि एनसीपी ने वैसे भी उनको समर्थन दे दिया है, तो बीजेपी को सरकार चलाने में कोई समस्या आने वाली नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर शिवसेना और बीजेपी, जिनका एक दोनों का जो संबंध था, उसमें एक कॉमन फैक्टर हिंदुत्व का था, वो एक बेस था, डीएनए एक है दोनों डीएनए। अब बीजेपी को, जिसको इतनी ताकत इस इलेक्शन में मिली है, तो वो निश्चित तौर पे ये चाहेगी कि महाराष्ट्र में एक ही फोर्स रहे हिंदुत्व का। नहीं तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो बार बार बीजेपी कहती है अपनी तरफ से, उसके लिए बेहतर स्थिति ये नहीं होगी कि अगर कांग्रेस मुक्त भारत रखना है तो विपक्ष में भी उन्हीं के डीएनए वाला आदमी बैठा रहे, तो उनकी बात होगी या फिर उनके डीएनए वाले की बात होगी, और जो एनसीपी हो या कांग्रेस हो उनकी बात ही नहीं आएगी? तो कांग्रेस मुक्त भारत का उसका सपना ज्यादा आसानी से सफल हो पाएगा? नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत का अगर सपना इतना आसान होता तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 43 सीट्स नहीं मिलती, 44। हाँ। और एनसीपी, जिसका डीएनए भी कांग्रेस ही है, उनको भी 40 के ऊपर सीटें मिली। दोनों मिलके कम से कम मुझे लगता है 85 सीट्स उन्होंने हासिल कर ली है। तो ये महाराष्ट्र में कांग्रेस की जड़ें बहुत अभी तक मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से करी, इसलिए बीजेपी का वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन शिवसेना अगर एक मेन अपोजिशन की पार्टी अगर बनती है महाराष्ट्र में, जो जिसके आसार, जिसके चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए भी वो इतना आसान नहीं होगा। भले डीएनए एक हो, लेकिन उसका जो जिस तरह से शिवसेना अपोज करेगी, वो तो प्रचार में भी हमने देखा है। फ्लोर पे तो और उसमें वेहमंस, जिसको तीव्रता के साथ, और फिर जो स्थानिक मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको शिवसेना ज़्यादा जोरों से उठाएगी। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि शिवसेना उनके साथ बनी भी रहे और उतनी तीव्रता, तीक्ष्णता या फिर उतना कड़ा विरोध देखने, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें अब जिस दिशा में ये सब जा रही है, तो सॉरी, एक तलाक की ओर ही दोनों जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और शिवसेना का आज का जो रुख है, वो तो उन्होंने ये कहा है कि हमने सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे को दे दिए है। इसका मतलब सीधा ये है कि अगर बीजेपी को शिवसेना से बात करनी है तो उनको उद्धव ठाकरे से बात करनी है। बाकी वो एमिसरीज और उन्होंने कुछ बीच वाला रास्ता रखा नहीं है। जो बीजेपी अभी तक तो एमिसरीज के साथ बात करती थी, लेकिन अब वो रास्ता तो उन्होंने छोड़ा नहीं। से कोई बातचीत करने की पहल की जा रही है बैकडोर से? मुझे नहीं लगता अभी तक तो ऐसे कोई जो जानकारी मिल रही है। तो शिवसेना का भविष्य क्या आप देख रहे हैं? बीजेपी तो खैर सरकार बना ही लेगी किसी भी तरीके से, उसके पक्ष में शिवसेना के लिए ये अच्छा मौका है। हाँ। क्योंकि पार्टी इसी आधार पे अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है। क्योंकि शिवसेना अगर
हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर सचमुच में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं होता तो जो ऑब्वियसली मेन अपोजिशन है वो शिवसेना रहेगी, और अगर मेन अपोजिशन शिवसेना रहेगी तो उसको बढ़ने में, खुद को तो खड़ा आपकी करने हंच में फीलिंग ये है कि दोनों तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी परमानेंट संबंध विच्छेद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दोनों के बीच में कोई संबंध रहेगा, इस बात के आसार बहुत कम लग रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जी। और बीजेपी के लिए सरकार बनाने की कोई खास चुनौती भी नहीं है, क्योंकि एनसीपी की तरफ से उसे समर्थन पहले से हासिल है। और कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उसके बाद देखते हैं ऑफिशियल वर्जन शिवसेना की तरफ से क्या आता है। फिलहाल की स्थिति यही है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों एक रही दोनों पार्टियां जो है अब अलग अलग रास्ते चलने के लिए एक तरह से आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी आज की हमारी पहली खबर। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं दिल्ली में सरकार के गठन की प्रक्रिया की बात। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार गठन के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को 12 दिनों की मोहलत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि अल्पमत की सरकारें भी अपना कार्यकाल पूरा करती रही हैं और इसलिए सभी विकल्प तलाशे जाने चाहिए। उधर बीजेपी ने भी, जहां पर सरकार गठन को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि स्थायी सरकार के लिए ताज़ा चुनाव कराना उचित होगा। दिल्ली में सरकार गठन की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल की कोशिशों की सराहना की। अदालत ने सरकार गठन के लिए 12 दिनों का वक्त दिया है। विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार गठन के लिए सभी विकल्प तलाशे जाने चाहिए। व्यूज एक्सप्रेस किए कोर्ट ने कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी रही हैं। स्वयं आम आदमी पार्टी का एक क्लेम था कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है 11 नवंबर। कोर्ट ने सरकार की संभावनाएं तलाशने के लिए 11 नवंबर तक का वक्त दिया है, लेकिन क्या कोई सरकार गठन हो सकती है, इस पर बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। मैंने कहा ना कि वो चाहे आप अल्पमत की बात करें या किसी दूसरे मत की बात करें या तीसरे मत की बात करें या चौथे मत की बात करें, सारे मत आपके, हम अपना जो भी मत होगा निश्चित रूप से समय आने पर अपने मत का खुलासा आपके सामने करेंगे। लेकिन विरोधी दल बीजेपी की सरकार के गठन को रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आ रहे हैं। विधानसभा भंग करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी के पास संख्या नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें, उसके पास संख्या नहीं है। कांग्रेस किसी को समर्थन देने की बात कह नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कैसे बनेगी दिल्ली में? आज सारे देश को मालूम है, खाली दिल्ली के लोगों को नहीं मालूम, सारे देश को पता है कि किसी के पास बहुमत नहीं है और ना ही कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, सिवाय एक आदमी के, वो हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जिनको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यवंश है। 3 विधायकों के लोकसभा में चुने जाने के बाद दिल्ली में अभी विधानसभा की कुल संख्या 67 है, जिसमें बीजेपी 29 विधायकों के साथ सबसे बड़ा दल है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 27 और कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं। लेकिन बीजेपी का सारा ध्यान 25 नवंबर को दिल्ली की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सिख दंगा पीड़ितों की मुआवजा राशि बढ़ा दी है। यही नहीं, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद और नक्सली हिंसा के शिकार परिवारों की मुआवजा राशि को भी बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से 1984 में दंगों के शिकार 3,325 परिवारों को कुछ और राहत मिली होगी। 2006 में यूपीए सरकार ने प्रति परिवार 3.5 लाख रुपए दिए थे, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस मुआवजे के लिए सरकार 166 करोड़ रुपए देगी। सिख संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। ये 5 लाख रुपए पैसा कीमत नहीं हो सकती जिनके लव्ड वंस गए और 30 साल उनको वेट करना पड़े जस्टिस का। मैं समझता हूँ उम्मीद की किरण है, हम इसको पॉजिटिव साइन लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के ठीक एक दिन पहले केंद्र की एनडीए सरकार की ओर से इस कदम का ऐलान किया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मुआवजे की इस रकम को नाकाफी बताया है। यूपीए की सरकार ने उन्हें कुछ कॉम्पनसेशन दिया था, लेकिन ये कॉम्पनसेशन काफ़ी कम है और कॉम्पनसेशन काफ़ी मिलना चाहिए। इतना मिलना चाहिए कि वो लोग अपनी ज़िंदगी ठीक तरह गुजार सकें। 2008 में मुआवजे की राशि को प्रति परिवार बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया था। इसके दायरे में सांप्रदायिक हिंसा, नक्सलवाद और आतंकवाद के शिकार परिवार आते हैं। विपिन चौहान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी।
केंद्र सरकार ने आर्थिक अनुशासन पर जोर देते हुए सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। नौकरशाहों पर प्रथम श्रेणी में हवाई यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वो जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही उपयोग करें। केंद्र सरकार ने गैर योजनागत व्यय में 10% कटौती के लिए कोशिशें शुरू की हैं। राजकोषीय घाटे को सीमित रखने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों पर 5 सितारा होटलों में बैठक आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी और 1 साल से अधिक समय से खाली पदों पर भर्ती और नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा संगठनों की परिचालन अनिवार्यता पूरी करने के लिए नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है, लेकिन अन्य वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख जस्टिस एमबी शाह ने कहा है कि बड़े से बड़े नामों की भी जांच की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उधर स्विट्जरलैंड सरकार का कहना है कि भारत के साथ समझौते के मुताबिक खातों की जानकारी किसी अदालत या किसी अन्य संस्था से साझा नहीं की जा सकती। विदेशी बैंकों में जमा काले धन मामले की जांच कर रही एसआईटी ने साफ किया है कि उसकी जांच का दायरा सरकारी सूची से बाहर भी होगा। एसआईटी प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह ने कहा कि जांच तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एसआईटी ने कहा है कि आम लोगों से भी काले धन से जुड़ी जानकारी में मदद मांगी जाएगी और जल्द ही एक ईमेल आईडी जारी की जाएगी। एक ऐड निकालेंगे कि जिनके पास कोई सटीक मटेरियल है, कॉन्क्रीट मटेरियल है, वो दे के एक हमारा ईमेल आईडी भी नंबर दिया जाएगा। उसमें भेजने से हम लोग अगर कोई कंक्रीट मटेरियल है उसको फिर आगे जैसा बढ़ाना है बढ़ाएंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट को देके। केंद्र सरकार ने जेनेवा के एचएसबीसी बैंक में 627 खातों की जानकारी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। उधर सरकार के इस कदम के बाद स्विट्जरलैंड सरकार का बयान आया है। इसके मुताबिक दोनों देशों के बीच समझौते के मुताबिक सैद्धांतिक तौर पर अदालतों या किसी संस्था को जानकारियां मुहैया नहीं कराई जा सकती। स्विस वित्त मंत्रालय के मुताबिक दोहरे कराधान समझौते के तहत किसी विशेष मामले में करों से जुड़ी जानकारी सिर्फ अदालत से साझा की जा सकती है। एसआईटी को इन 627 नामों पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट 30 नवंबर तक सौंपनी है और इस पूरी जांच की मियाद 31 मार्च तक है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काले धन और टैक्स चोरी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काले धन से जुड़ी जानकारियों को साझा करने के लिए जर्मनी में हुई बैठक में भारत शामिल नहीं हुआ। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी की बर्लिन में हुई बैठक में बुधवार को 51 देशों के बीच इस समझौते पर सहमति बनी। एक दिन पहले ही सरकार ने विदेशी बैंकों में काले धन के खाताधारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं। बर्लिन में 51 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत काले धन या अन्य टैक्स चोरी के मामलों में देश आपस में जानकारी साझा करेंगे। लेकिन गोपनीयता कानून पर असहमति की वजह से भारत ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इस समझौते के तहत सितंबर 2017 तक जानकारियां साझा की जा सकेंगी। This is an important step towards greater cross-border cooperation between tax authorities. The implementation of the new standard and the start of the actual exchange of information in 2017 are a great success in the fight against international tax evasion. दरअसल इस समझौते के बाद भारत को यह वादा करना होता कि काले धन पर मिली जानकारी पर अंतर्राष्ट्रीय मानक बनेगा। काले धन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भारत सरकार ने कोर्ट को बताया था कि काले धन वालों के नाम सार्वजनिक करने से दोहरे कराधान संधि का उल्लंघन होगा और भविष्य में सूचना मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सभी विदेशी खाता धारकों के नाम सील बंद लिफाफे में जमा करने का आदेश दिया था। सरकार ने बुधवार को ही ये नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीरभूम हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के मामले में बीजेपी और सीपीएम के नेता कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्य में अशांति फैलाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, पार्टी नेता कीर्ति आजाद और उनके समर्थकों को आज गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। उन्हें पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मकरा गांव में गुरुवार को बीजेपी का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल हालात का जायजा लेने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद, उदित राज के अलावा पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा शामिल थे। पुलिस ने इलाके में शांति भंग करने और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में सभी नेताओं को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले पर सूबे की तृणमूल कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की है। हम लोगों को रोकने में टीएमसी की सरकार खर्च कर रही है। अगर उसकी 10% भी उसमें खर्च करती तो आज इस तरह के जो टेररिस्ट हैं, इस तरह के जो एनार्किस्ट हैं, उनको जो है वो उनका मॉरल बूस्ट नहीं होता। उधर दूसरे राजनीतिक दलों ने भी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। वहाँ पे जो सरकार वो एकदम संकुचित दृष्टि से राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उनका हितों को हिफाजत करते हुए काम कर रहे हैं। सोमवार को बीरभूम जिले के मकरा गांव में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें और दिखाएंगे कि भारतीय मछुआरों को किस तरह से श्रीलंका में दी गई है मौत की सजा। श्रीलंका की एक निचली अदालत ने 5 भारतीय मछुआरों को फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि उन मछुआरों को ऊंची अदालत में अपील करने की इजाजत मिल गई है और भारत ने श्रीलंकाई अदालत के इस फैसले का विरोध भी किया है। तमिलनाडु के 5 मछुआरों को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 2011 में श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया था। 3 साल से ज्यादा चले इस मुकदमे में कोलंबो हाईकोर्ट ने इन मछुआरों को मौत की सजा सुनाई। भारत सरकार ने इन मछुआरों को बेकसूर बताया है। We have been pursuing with the Sri Lankan government our view that we feel that these fishermen are not guilty because we have done our due diligence on our side and we find that they are innocent. तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों ने मछुआरों को सजा सुनाए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में जल्द उचित कदम उठाने की अपील की। The government of India should be able to intervene immediately and see that these people are released. Whatever is required to be done by the government at the diplomatic level, at the legal level, at various other levels, the government of India should act. The Indian government should have discussed this matter with the Sri Lankan government and would found out what had happened and would have attempted to bring them back to India. For the past 3 years, there is nobody in the state, from the state who fight with the government of India with regard to the fishermen's issue. विदेश मंत्रालय ने इस मामले में राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन मामला अदालत में होने के कारण उन मछुआरों को वापस लेने के लिए भारत ऊपरी अदालत में अपील करेगा। इसके लिए श्रीलंका की अदालत ने 14 नवंबर का वक्त दिया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई समेत सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत आरोपियों को तलब किया गया है। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दयानिधि मारन समेत सभी आरोपियों को समन जारी कर पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में करीब 600 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की कुर्की कर सकता है। इससे पहले वो आरोपियों से पूछताछ करना चाहती है। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ही सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मारन बंधुओं समेत दूसरे आरोपियों को समन जारी किया था। विशेष अदालत 2G मामले की सुनवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब शेयर बाजार से अच्छी खबर है। शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड टर्नओवर के साथ नई छलांग लगाने में बाजार कामयाब रहा। सेंसेक्स 248 अंकों की बढ़त के साथ 27,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी भी 79 अंकों की उछाल के साथ 8,169 अंकों पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे अच्छे संकेतों के चलते शेयर बाजार में दिवाली की रौनक बरकरार है। गुरुवार को दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 27,346.33 अंकों पर नए रिकॉर्ड के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में बुधवार के मुकाबले 248 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। वहीं 79 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी भी 8,181.55 अंकों पर बंद हुआ।
इतना ही नहीं, बाजार में आज 10.40 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर भी हुआ। एक्सपर्ट्स शेयर बाजार में आने वाले दिनों में भी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार की जो एक जिसे कहेंगे कि इंटेंट जिसे हम कहते हैं, वो इंटेंट दिखाई देता है और उसके लिए ये सेंटिमेंटली हम ये कहेंगे कि मार्केट आगे ही आगे बढ़ता जाता है। उनको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कदम उठाए जाएंगे, जिसकी वजह से फिर से ये इकोनॉमी जो फ्लैगिंग थी वो उनको वापस इम्पेटस दिया जाए और ये सब रिफॉर्म्स की वजह से फिर से वो जो हायर ग्रोथ रेट जो था हमारा पास्ट का, उसकी तरफ चलने लगेगी। बाजार में गुरुवार के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने दमखम दिखाया, तो रियलिटी और आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में टाइम फॉर्मेट का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को एक तरफा मुकाबले में जबरदस्त शिकस्त दी। उन्होंने तीसरी बार एक ही साल में ये दोहरी सफलता हासिल की है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में दोबारा खिताब हासिल किया। बेंगलुरु के अडवाणी ने इंग्लैंड के उभरते खिलाड़ी रॉबर्ट हॉल को एक तरफा फाइनल मुकाबले में 1928 और 893 से हराया। ये उनका 12वां वर्ल्ड खिताब है। दूसरे सत्र में शानदार प्रदर्शन के बारे में पंकज अडवाणी ने कहा कि पहले हाफ में 260 अंकों की बढ़त बनाने के बाद मुझे पता चला था कि चीजें मेरे नियंत्रण में हैं, लेकिन रॉबर्ट हॉल की वापसी की क्षमता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि प्रत्येक मौके पर मैं अधिक से अधिक अंक जुटाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही अडवाणी तीसरी बार ग्रैंड डबल पूरा करके ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र बिलियर्ड्स खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने माइकल रसेल को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2010 और 2011 में ग्रैंड डबल जीता था। सेमीफाइनल में बालचंद्र भास्कर को हराने वाले रॉबर्ट हॉल के पास भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं था। इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को अपने पहले फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पंकज अडवाणी ने पिछले हफ्ते पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर विश्व खिताब जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।